शहर में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एयर शो में शामिल दो विमान आपस में टकरा गए, जिसके बाद दोनों विमानों के परखच्चे उड़ गए तो वही आसमान में काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। जिसमें दो प्लेन आपस में टकराते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक प्लेन आसमान में उड़ता दिखाई दिया। जैसे ही वो कुछ दूरी पर जाकर अपनी बाईं ओर मुड़ा, सामने से आ रही दूसरे प्लेन से जा टकराया। दोनों प्लेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद दोनों के परखच्चे उड़ गए और दोनों जमीन पर आ गिरे, जिससे वहां आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ साथ काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। बताया गया कि दोनों प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 के समय के थे, जिन्हें एयर शो में शामिल किया गया था, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग डैलस एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिली कि प्लेन में कितने लोग सवार थे। और अब बड़ी खबर भूकंप को लेकर है। एक बार फिर से उत्तर भारत में भूकंप से धरती कांप गई। कल रात करीबन 8 बजे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से जमीन में काफी तेज कंपन हुआ। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। कल शाम 7:57 पर यह भूकंप आया था और भूकंप के आने के बाद लोगों में डर देखा गया। बता दें कि इससे पहले 9 नवंबर को रात 1:57 पर काफी तेज भूकंप के झटके लगे थे। तब भी भूकंप का केंद्र नेपाल था। और चलिए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि आखिर भूकंप का केंद्र क्या था और कितनी इसकी तीव्रता थी और गहराई क्या कुछ थी। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नेपाल में जो है भूकंप का केंद्र रहा था। पिछली बार भी आपको याद होगा कि 9 नवंबर को भी जब भूकंप आया था तो उसका केंद्र जो है वो नेपाल की था। लेकिन इस बार जो भूकंप आया था, जो कल रात को 7:57 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 5.4 थी। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई, जबकि गहराई जो है वो 10 किलोमीटर थी। गहराई इसीलिए मापी जाती है क्योंकि जितनी ज्यादा गहराई होती है धरती के अंदर उतनी ही ज्यादा तेज कंपन होती है और उसी वजह से ज्यादा भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते हैं। हालांकि पिछली बार जब 9 नवंबर को भूकंप आया था तो उसकी तीव्रता 6.3 थी, लेकिन इस बार तीव्रता 5.4 मापी गई थी। और भूकंप आने के बाद लोग घर और दफ्तरों से बाहर की तरफ भागने लगे। खबरों के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बिजनौर में भूकंप के झटके लगे थे। इसी के साथ उत्तराखंड में भी भूकंप आया। एक हफ्ते पहले भी दिल्ली में भूकंप आ चुका है। और देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूचाल सा आ गया। जिस वक्त लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, लोग घरों से भागते हुए नजर आए। दहशत में लोग, डर में जो है लोग साफ तौर पर देखे गए, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरी बार तेज झटका दिल्ली एनसीआर राजधानी में महसूस किया गया। तो भूकंप आने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। भूकंप के झटके महसूस होने पर लोगों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही है, कुछ वाइब्रेशन से हो रहे हैं। हम लोग सब बाहर आ गए निकल के, कहीं ज़्यादा तेज ना हो। धरती ऐसे से हिल रहा है कुछ, तो मैंने देखा कोई टीन की आवाज़ आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था, तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि भूकंप ही होगा। अपने बेड पे लेटा हुआ था तो काफ़ी तेज झटके महसूस हुए थे, तो मैं उठ के बाहर भी आया। हम घूम रहे थे ऐसे ही और मेरे दोस्त को थोड़ा सर घूमने लगा और हमें लगा ऐसे ही होगा नॉर्मली, बट अर्थक्वेक था। तो लगातार भूकंप के झटकों से लोग डरे हुए हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर भूकंप आता क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए भूकंप की असली वजह जो है वो टेक्टोनिक प्लेटों में तेज हलचल बताई जाती है। टेक्टोनिक प्लेट्स पिछले लावे पर तैरती है। इतना ही नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से ही भूकंप पैदा होता है, भूकंप महसूस किया जाता है। इसके अलावा उल्का प्रभाव, ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग या फिर किसी भी तरीके की न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आता है या महसूस किया जा सकता है। हालांकि रिएक्टर स्केल पर ही भूकंप की तीव्रता मानी जाती है, लेकिन इस स्केल को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का माना जाता है। लेकिन अगर 6 की तीव्रता का मतलब है कि भूकंप बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, जो 9 नवंबर को 6.3 था।
भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है, यानी कि कितनी ज्यादा गहराई होगी, जितनी ज्यादा गहराई होगी उतनी ज्यादा तरंगे ज्यादा होंगी। लेकिन लगातार भूकंप के तेज झटकों से लोग डरे हुए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल था। इससे पहले मंगलवार रात को भी यह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इसका केंद्र भी नेपाल ही था। 9 नवंबर को आए भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। और अब आपको हाल में आए उन भूकंप की जानकारी देते हैं जिनकी तीव्रता 5 से ऊपर रही और उनके झटके भारत में भी महसूस किए गए थे। तो देखिए, कल आए भूकंप की तीव्रता 5.4 थी, जो करीबन रात में 7:57 पर महसूस किया गया था। भूकंप का केंद्र ठीक पहले की तरह ही नेपाल था। हालांकि 4 दिन पहले की बात करें तो 10 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के ही पश्चिमी सियांग जिले में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक एक दिन पहले यानी कि 9 नवंबर को नेपाल में भी 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं 7 नवंबर को भी अफगानिस्तान में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था। पिछले महीने की बात करें तो 10 अक्टूबर को 5.1 तीव्रता का भूकंप नेपाल में ही आया था। और अब बढ़ते आगे, उधर बोलीविया में कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी है, जिसके बाद अब वहां के राष्ट्रपति सामने आए और लोगों से प्रदर्शन को खत्म करने का आह्वान किया। बोलीविया में हिंसा उस समय भड़की जब सरकार ने राजकोषीय बजट बढ़ाने के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव दिया। इसके विरोध में विपक्ष के सांसद आंदोलन करने लगे। उसके बाद विपक्ष के सांसदों के समर्थन में लोग भी सड़क पर उतर आए। इस दौरान सांता क्रूज इलाके में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। बताया जा रहा है कि इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग मारे गए। इस हिंसक प्रदर्शन के कई वीडियो सामने आए, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस आंसू गैस भी छोड़ती हुई दिखाई दी। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने सरकारी इमारतों में आग लगा दी, जिससे आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी। बोलीविया में हिंसात्मक प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति लुइस सामने आए और लोगों को भरोसा देने के बाद उनसे प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले जल बोर्ड में घोटाले का मामला सामने आया। दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ के घोटालों के आरोपों की जांच एंटी करप्शन ब्रांच ने शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले जल बोर्ड के अधिकारियों और बैंक अधिकारियों पर घपले का आरोप लगा है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने जल बोर्ड घोटाला मामले में सितंबर में मुख्य सचिव से जांच शुरू करने और केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ, सबसे पहले आपको समझाते हैं। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल सरकार के अधीन आता है, यानी कि दिल्ली सरकार के अधीन आता है, जिसके मंत्री खुद गोपाल राय हैं। हालांकि ये पूरा मामला जो है वो साल 2019 का है, जब 20 करोड़ रुपए के घोटाले और वित्तीय गबन की ये पूरी बात जो है वो 2019 में निकलकर सामने आई थी। दरअसल पानी के बिल का पैसा लोगों से वसूला तो गया, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों में जमा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, आरोपों के बावजूद उपभोक्ताओं से चेक और नकदी वसूल करने वाली कंपनी का अनुबंध जो है वो बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद ये पूरा घोटाला निकलकर सामने आया। उधर बिहार के भागलपुर में एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई और जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। मामला शहर के आदमपुर चौक के पास का है, जहां एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई और काफी देर तक वो धूं-धूं कर जलता रहा। ट्रांसफार्मर से अचानक आग की लपटें निकलने से आसपास के घर में रहने वाले लोग डर गए, जिसके बाद आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटना से मोहल्ले वासियों में बिजली विभाग को लेकर गुस्सा दिखाई दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी जर्जर ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं किया गया। 4 साल से लिखित दिए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर बदलने का आग्रह कर चुके हैं। वहीं बिजली विभाग की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उनका घेराव कर विरोध जताया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों के फायरिंग में 2 मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया दरअसल ये गया कि अनंतनाग के राक मोमिन इलाके में अचानक आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को टारगेट करके फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दोनों बुरी तरीके से जख्मी हो गए। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करने के बाद आतंकियों की तलाश शुरू कर दी।
उधर तमिलनाडु के मयिलाडुतुरै में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव की तस्वीरें सामने आई। आसमानी आफत की वजह से लोगों के मकानों में भी बारिश का पानी घुस गया, जिसके बाद उन्हें रहने खाने पीने में दिक्कतें हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें पानी से लबालब भर गई, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होती हुई दिखाई दी। हालांकि जल जमाव वाली जगहों पर मशीनों से पानी भी निकाला गया। वहीं सिरकाली में समुद्र के किनारे भी मौसम की मार देखने को मिली, जहां बड़ी बड़ी नाव समुद्र किनारे खड़ी हुई दिखाई दी और पूरा इलाका सुनसान नजर आया। फिलहाल तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। बीजेपी ने भी दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की। 18 सीटों की उम्मीदवारी का ऐलान बाद में किया जाएगा। बीजेपी एमसीडी चुनाव में पूरी ताकत से उतरने जा रही है। 232 उम्मीदवारों में से 9 पूर्व मेयर को टिकट दिया गया, जबकि 52 पूर्व पार्षदों को दोबारा मैदान में उतारा गया है। तो तकरीबन सभी वर्गों का हमने ख्याल रखते हुए आज हमने लिस्ट जारी करी है और हमें पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद पिछले 3 बार से हम लोगों को मिलता हुआ आ रहा है, मुझे लगता है कि चौथी बार भी हम प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। और जिस प्रकार से जो ये लिस्ट आई है, लोगों में उत्साह है, कोई शक नहीं है कि हम चौथी बार भी जीतने जा रहे हैं। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी को जहां एक बार फिर से वापसी की उम्मीद है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी जीत के दावे लगातार किए जा रहे हैं। तो दिल्ली में एमसीडी की 250 सीटों पर 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। साथ ही इस बार एमसीडी में 42 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 50% सीटें इस बार बाकायदा आरक्षित की गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी जारी की है अपने 117 उम्मीदवारों की दूसरी और आखिरी सूची। इससे पहले पार्टी ने पहली लिस्ट में 134 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया था। मध्य प्रदेश के मुरैना में करोड़ों रुपए की कीमत के 2 भैंसे आकर्षण का केंद्र बन गए, जब उन्हें कृषि मेले में लोगों के सामने लाया गया, जिन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान हर कोई युवराज और गोलू नाम के भैंसों के साथ तस्वीर खिंचवाने और सेल्फी लेने के लिए बेताब दिखाई दिया। भैंसे जिधर भी जाती भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ती। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित कृषि मेले में हरियाणा की इन 2 भैंसों को भी निमंत्रण भेजा गया था, जिनके मालिक उन्हें अपने साथ कृषि मेले में लेकर आए, जिन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। बताया गया कि युवराज भैंसे की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है, जिसकी सुरक्षा में करीब 10 लोग लगाए गए हैं। बाकायदा इन दोनों भैंसों को उनकी डाइट के हिसाब से खाने को दिया जाता है। लंबी कद और काठी के ये भैंसे अपने मालिक को हर महीने 12 लाख रुपए कमा कर देते हैं। उधर चीन की हथियार बनाने वाली एक कंपनी ने मशीन गन से लैस रोबोट कुत्ते का एक वीडियो जारी किया, जिसे ड्रोन के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है और जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। हॉलीवुड की फिल्मों में रोबोट वॉर के कई नमूने पेश किए गए। इसी बीच चीन ने भी रोबोट युद्ध की तैयारी कर ली। चीन की प्राइवेट सैन्य कंपनियों ने एक भयानक नमूना दिखाया। एक वीडियो में दिखा कि रोबोट डॉग पर एक मशीन गन फिट की गई, जिसे ड्रोन के जरिए दुश्मन तक पहुंचाया जा सकता है। केस्ट्रल डिफेंस के एक वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट ने चीन के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो पर इस रोबोट कुत्ते का एक वीडियो जारी किया। वहीं दूसरे वीडियो में दिखा कि एक ड्रोन ने बिल्डिंग की छत पर कुत्ते की तरह दिखने वाले रोबोट को उतारा। इस रोबोट की पीठ पर बंदूक लगी हुई है। ये पहली बार नहीं है जब कंपनी ने ऐसा कोई वीडियो बनाया। अगस्त में एक वीडियो सामने आया था जिसमें रोबोट डॉग दिखाया गया था। चीन ने इन रोबोट डॉग का इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान लोगों तक अनाउंसमेंट करने के लिए भी किया था। हालांकि चीन से पहले अमेरिका में भी रोबोट डॉग बना लिया गया है, जिसे अमेरिकी कंपनी घोस्ट रोबोटिक्स ने पिछले साल दुनिया को दिखाया था। तेलंगाना में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया, जब सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के पास चेरेला इलाके में 15 किलो आईईडी को नष्ट कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। दरअसल बताया गया कि पेट्रोलिंग करने वाली टीम को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने यह आईईडी लगाया था, जिसे पहले ही नष्ट कर दिया गया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नक्सलियों की साजिश को नाकाम किस तरीके से किया गया। इसमें तेज धमाके की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। 15 किलो आईईडी नष्ट किया गया।
गुजरात के जामनगर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबिक टीम ने एयर शो के दौरान दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, जिसके कई हैरतअंगेज वीडियो भी सामने आए, जिसमें एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम ने हॉक MK-132 विमान से शानदार स्टंटबाजी का नजारा पेश किया। इसी बीच वायुसेना स्टेशन पर लड़ाकू विमानों की प्रदर्शनी देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस एयर शो में एक साथ 8 विमानों से हवाई करतब लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। इस दौरान वायुसेना के जवानों को पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरते हुए भी देखा गया। जामनगर में छात्रों के लिए आयोजित इस एयर शो में नई मिसाइलें, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसकी जानकारी छात्रों को भी दी गई। उधर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे और ये मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में भारत को हराकर फाइनल में पहुंची थी, जबकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। दोनों टीमें एक बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी हैं। वहीं मैच से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ट्वीट कर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले फाइनल मैच के लिए इंग्लैंड टीम को जीत की शुभकामनाएं दी। इसी बीच पाकिस्तान में भी जीत की दुआएं की जा रही हैं, क्योंकि 29 साल 1992 के वर्ल्ड कप का इतिहास दोहराने की उम्मीद है, जिसमें इंग्लैंड को हराकर पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। लखीमपुर में टाइगर ने एक बच्चे को अपना शिकार बनाया। ये घटना उस वक्त हुई जब बच्चा खेत में काम कर रहा था, तभी टाइगर ने उस पर हमला बोल दिया। इस घटना के बाद बच्चे के घर में मातम पसर गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस हमले में बच्चे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आप यहाँ पे आइए, कम से कम ये तो बताइए आके कि आपने जो वादे किए थे कि हाँ हम इसको उठा लेंगे, इसको पकड़ लेंगे या जाल में करेंगे, जो भी करेंगे आप करिए तो आके यहाँ पे। बताया गया कि पिछले 6 महीने से दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से कई टाइगर भाग गए, जिसकी वजह से उसके आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। टाइगर पिछले 1 महीने में अब तक कई जानवरों के साथ साथ लोगों को निशाना बना चुके हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन को इस बात की कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मिस्र के काहिरो में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। एक बेकाबू बस नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में जा गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन पुलिस के अधिकारी और मेडिकल स्टाफ पहुंच गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बस बेकाबू होकर नदी में जा गिरी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक बस में करीब 35 लोग सवार थे। बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से आ रही है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए। बरामद सभी पैकेज 2000 रुपए के हैं। ठाणे क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और नकली नोट छापने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया, जिनके पास से 2000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए, जिनकी कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस दौरान 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों आरोपी महाराष्ट्र के पालघर के रहने वाले हैं। कार में हमको 2000 चलनी कीमत की और 8 करोड़ की नोट मिली है। फिलहाल पुलिस नकली नोट छापने वाले गैंग से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। यूक्रेन ने रूस के एक विमान को गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस का ये विमान किसी बड़े हमले की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते यूक्रेन की सेना ने उस पर हमला कर दिया, जिससे विमान तबाह हो गया। यूक्रेन की तरफ से हमले का वीडियो जारी किया गया, जिसमें रूस के विमान से आग निकलती हुई दिखाई दी। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें उसके कई सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि यूक्रेन ने यह हमला किस इलाके में किया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। उधर चीन के कई प्रांतों में जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां मौसम विभाग की तरफ से खतरे की चेतावनी जारी की गई। लगातार हो रही बर्फबारी से कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया, जिससे वहां ठंड बढ़ गई। वहां से सामने आए वीडियो में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें और पेड़ बर्फ से ढके हुए नजर आए। यही नहीं, सड़कों पर भी बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गए, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
हालांकि बाद में बर्फ को हटाने के लिए बर्फ हटाने वाली मशीन लगाई गई, जो सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने के काम में जुट गई, ताकि हाईवे को जल्द लोगों के लिए फिर से खोला जा सके। सड़क के अलावा वहां एयरपोर्ट पर भी खड़े हवाई जहाज पर बर्फ की खूबसूरत सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। शहर के कई इलाकों में बर्फबारी 5.6 मिलीमीटर तक पहुंच गई, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने लेवल 3 का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और भयंकर बर्फबारी हो सकती है। उधर उत्तराखंड के चमोली में लापसा मेले का आयोजन किया गया, जहां बर्फबारी के बाद भी लोग अपने आराध्य देव की पूजा करते हुए नजर आए। जो तस्वीरें सामने आई वो भारत की सबसे अंतिम गांव माणा की है, जहां इस समय जमकर बर्फबारी हो रही है। इसके बाद भी मकान से बाहर निकलकर लोग लापसा मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अब केवल 7 दिन बचे हैं। ऐसे में माणा गांव के लोग अपने आराध्य देव घंटा कर्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं। बताया गया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद अब सीधे अगले साल भगवान घंटा कर्ण की पूजा की जाएगी। इसके लिए लोग अपने गांव की खुशहाली और रक्षा की प्रार्थना के लिए अभी भगवान घंटा कर्ण की पूजा कर रहे हैं, और जिसके लिए लपास मेले का आयोजन किया गया। राजस्थान के जयपुर में व्यापारी से मारपीट की तस्वीरें सामने। बदमाशों ने मेडिकल स्टोर में घुसकर 2 लोगों को बुरी तरीके से पीटा। साथ ही एक आदमी को तो बदमाश अपने साथ ले गए, जबकि दूसरे को दुकान में बुरी तरीके से पीटा। बदमाशों के हमले की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें साफ नजर आया कि दुकान में आम दिनों की तरह सब कुछ सामान्य था। अचानक कुछ बदमाश दुकान पर आते हैं। इनमें से एक बदमाश दुकान के काउंटर पर चढ़ गया और आदमी को खींचकर पीटने लगा। नीचे खड़ा आदमी भी उसके साथ दिखाई दिया। इसी दौरान जब दुकान में खड़ा दूसरा आदमी कुछ बोला तो बदमाश ने पहले तो उसे लात मारी और फिर कुछ अन्य बदमाश भी दुकान में घुस गए और दोनों लोगों से बुरी तरह मारपीट करने लगे। इस बीच एक आदमी को कुछ बदमाश जबरन दुकान से निकालकर साथ ले गए। बताया गया कि उसे कुछ ही दूर पर छोड़ दिया गया। उधर दुकान के अंदर मौजूद बदमाश लगातार आदमी से मारपीट करते रहे, जिससे उसे गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से ये मारपीट हुई। खबर है कि पीड़ित पक्ष ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है। और अब खबर मुंबई के पास पालघर से, जहां बस डिपो में हुए एक हादसे में बच्चे की मौत हो गई। बस बैक करने के दौरान हुआ हादसा जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बताया गया कि हादसा 10 नवंबर की रात करीब 8 बजे हुआ। डिपो में लगी ये बस पहले आगे बढ़ी और फिर इस बस को रिवर्स किया गया। जैसे ही ये बस पीछे की तरफ बढ़ी, बस का अगला हिस्सा इस दीवार से टकरा गया और ये दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। इस दीवार के पास एक बच्चा अपने परिजनों के साथ खड़ा था। दीवार गिरने से यह बच्चा मलबे में दब गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इस हादसे की तस्वीर डिपो में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग आपस में मारपीट करते हुए नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो लोग एक दूसरे पर हाथ छोड़ते रहे। इसी बीच एक ने ईंट उठा ली और दूसरे पर हमला करने की कोशिश की। तभी वहां मौजूद लोगों ने एक दोनों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि इस घटना में एक आदमी बुरी तरीके से घायल हो गया, जबकि दूसरे को मामूली चोट आई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया गया कि आपसी रंजिश की वजह से दोनों में मारपीट हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। कुत्ते के काटने से एक बकरी के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद कुत्ते के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर बकरी का मालिक थाने पहुंच गया। ये अजीबोगरीब मामला जबलपुर के चरगवा थाने का है। दरअसल एक पालतू कुत्ते ने एक बकरी के बच्चे को अपना निशाना बना लिया। कुत्ते के काटने पर बकरी के बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद बकरी के मालिक शव को लेकर थाने पहुंचे और कुत्ते के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। दंपत्ति का कहना है कि बकरी का बच्चा घर में खेल रहा था। उसी बीच पास के रहने वाले टक्कल बर्मन की कुत्ते ने आकर उसे काट लिया और उसकी मौत हो गई। जब उसने इसकी शिकायत कुत्ते के मालिक से की तो वो भी झगड़ा करने लगा। फिलहाल पुलिस ने बकरी के बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक महिला और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।
जिसमें दबंग 2 लोगों पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग लाठियां लेकर महिला की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए और जैसे ही वो उस महिला के पास पहुंचे उस पर लाठियों से हमला करने लगे। हालांकि महिला ने मार से बचने के लिए इधर उधर हटने की कोशिश की, लेकिन दबंग उस पर लाठियां चलाते रहे। इसी बीच अपनी मां को बचाने के लिए उसका बेटा गया, जिसे भी दबंगों ने नहीं छोड़ा और उस पर भी लाठियों से हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन वो लोग पीट रहे लोगों को बचाने की बजाय खड़े होकर तमाशा देखते रहे। इस घटना में मां और बेटा घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया गया कि बच्चों के आपसी विवाद के चलते 2 परिवारों में कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया, तो वहीं सुरक्षा कर्मियों ने मोटरसाइकिल से भाग रहे एक अपराधी को पकड़ लिया। बताया गया कि कैंपस में एक सेंटर के पास कुछ छात्र पढ़ रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के आए और उन्हें धमकाने लगे। हालांकि कुछ सीनियर छात्रों के विरोध करने के बाद दोनों लड़के वहां से भाग गए, लेकिन कुछ देर बाद दोनों लड़के मोटरसाइकिल से और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्हें देखते ही आरोपी लड़कों ने फायरिंग की और वहां से भागने लगे। इसी दौरान एक आरोपी तो फरार हो गया, लेकिन दूसरे आरोपी को सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया, जिसके पास से एक बैग में 24 से अधिक कारतूस और अवैध पिस्तौल बरामद हुई। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और आगे की जांच में जुट गई। और अब खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। यहां 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में दिखाई दिया कि खेत में लोगों की भीड़ जमा थी। ये लोग एक महिला को बुरी तरह मार रहे थे। इसी दौरान दूसरी महिला भी पहुंची और 2 लोगों ने उससे मारपीट की। लोगों ने महिला को गिराकर बुरी तरह पीटा। बताया गया कि गुटों के बीच जमीन को लेकर विवाद था। इस दौरान दोनों गुटों के बीच रात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों गुटों के लोग आमने सामने आ गए। पहले मामूली विवाद और कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बवाल बढ़ा तो एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट पर लाठी से हमला कर दिया। बदमाशों ने महिलाओं पर लाठियों से वार किया। इससे 4 महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। परिवार के लोगों ने स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, तो वहां से 2 महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए झुंझुनू रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया, जिसका एक शादी समारोह के दौरान गोलीबारी करने का वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी ने एक के बाद एक बंदूक से 7 राउंड फायरिंग की। वीडियो में दिखा कि शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी हो रही थी। इसी बीच एक आदमी ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और आसमान की तरफ फायरिंग करनी शुरू की। आरोपी की पहचान मोइन खान नाम के रूप में हुई है, जो श्रीनगर के पीर बाग इलाके का रहने वाला बताया गया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी मोइन को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के सातारा में एक आदमी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल घायल आदमी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना राजवाड़ा इलाके की बताई गई। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए थे। इन लोगों ने एक आदमी को गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात की तस्वीरें पास ही के लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फ्लोरिडा में निकोल तूफान ने जमकर तबाही मचाई। समुद्र तट के किनारे स्थित मकान इस तूफान की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीरों में लोग टूटे हुए मकानों से अपना सामान निकालते हुए नजर आए। अमेरिका के टेक्सास शहर में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एयर शो में शामिल 2 विमान आपस में टकरा गए, जिसके बाद दोनों विमानों के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 2 प्लेन आपस में टकराते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक प्लेन आसमान में उड़ता दिखाई दिया। जैसे ही वो कुछ दूरी पर जाकर अपनी बाईं ओर मुड़ा, सामने से आ रहे दूसरे प्लेन से जा टकराया। दोनों प्लेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद दोनों के परखच्चे उड़ गए और दोनों जमीन पर आ गिरे, जिससे वहां आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ साथ काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। बताया गया कि दोनों प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 के समय के थे, जिन्हें एयर शो में शामिल किया गया था।
जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग डैलस एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिली कि प्लेन में कितने लोग सवार थे। और अब बड़ी खबर आपको भूकंप को लेकर बता रहे हैं। एक बार फिर से उत्तर भारत में भूकंप से धरती कांप गई। कल रात करीबन 8 बजे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से जमीन में काफी तेज कंपन हुआ। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। कल शाम 7:57 पर यह भूकंप आया था और भूकंप के आने के बाद लोगों में डर देखा गया। बता दें कि इससे पहले 9 नवंबर को भी रात 1:57 पर काफी तेज भूकंप के झटके लगे थे। तब भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। और चलिए अब आपको मैप के जरिए समझा रहे हैं कि आखिर भूकंप का केंद्र नेपाल था, उसकी तीव्रता क्या कुछ थी और गहराई उसकी क्या थी। ये देखिए, ये मैप आपको नजर आ रहा है और मैप में ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये नेपाल है जहां पर भूकंप का केंद्र था। आपको याद होगा कि नेपाल में ही भूकंप का केंद्र कल भी था और इससे पहले जब 9 नवंबर को भूकंप आया था उस वक्त भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। साथ ही इसकी तीव्रता इस बार 5.4 मापी गई है रिएक्टर स्केल पर, जबकि 9 नवंबर को जो भूकंप आया था उस वक्त इसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3 थी, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बताया जाता है। और गहराई जो इस बार 10 किलोमीटर थी। भूकंप आने के बाद लोग घर और दफ्तरों से तरफ भाग गए। खबरों के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बिजनौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसके साथ उत्तराखंड में भी भूकंप आया। एक हफ्ते पहले भी दिल्ली में भूकंप आ चुका है। आपको 4 तस्वीरें भी दिखाते हैं। 4 तस्वीरों के जरिए देखिए कि आखिर किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूचाल सा आ गया। लोग अपने घरों से बाहर की तरफ निकल आए और लोगों के अंदर डर देखा गया, क्योंकि कंपन की वजह से लोग डर गए। और साथ ही अब ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, तो लोग सावधानी जरूर बरतें। लेकिन भूकंप के आने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही है, कुछ वाइब्रेशन से हो रहे हैं। फिर हम लोग सब बाहर आ गए निकल के कि कहीं ज़्यादा तेज ना हो। धरती ऐसे से हिल रहा है कुछ, तो मैंने देखा कोई 3 की आवाज़ आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था, तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि भूकंप ही होगा। अपने बेड पे लेटा हुआ था तो काफ़ी तेज झटके महसूस हुए थे, तो मैं उठ के बाहर भी आया। हम घूम रहे थे ऐसे ही और मेरे दोस्त को थोड़ा सर घूमने लगा और हमें लगा ऐसे ही होगा नॉर्मली, बट अर्थक्वेक था। तो लगातार भूकंप के झटकों से लोग डर में हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर भूकंप आता क्यों है। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भूकंप की असली वजह जो है वो टेक्टोनिक प्लेटों में तेज हलचल होती है। टेक्टोनिक प्लेट जो है वो पिछले लावे पर तैरती है। इतना ही नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से ही भूकंप पैदा होता है। कह लीजिए कि भूकंप आता है, उसके झटके महसूस किए जाते हैं। इसके अलावा उल्का प्रभाव हो गया या फिर ज्वालामुखी विस्फोट, यानी कि जिसमें से लावा निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट, या फिर माइन टेस्टिंग किसी की तरीके से, या न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप पैदा होने की संभावना होती है। रिएक्टर स्केल पर ही भूकंप की तीव्रता को जो है वो मापा जाता है। इस स्केल पर 2.3 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप जो है वो बेहद हल्का माना जाता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब होता है कि शक्तिशाली भूकंप है, जो 9 नवंबर को 6.3 था भी। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। लगातार भूकंप के तेज झटकों से देखे लोग डरे हुए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल था। इससे पहले मंगलवार रात को भी यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसका केंद्र भी नेपाल था। 9 नवंबर को आए भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। और अब आपको हाल ही में उन भूकंप की जानकारी दे दें जिनकी तीव्रता 5 से ऊपर रही और उनके झटके भारत में महसूस किए गए। तो कल आए भूकंप की तीव्रता 5.4 थी, जो रात 7:57 पर आया। भूकंप का केंद्र नेपाल था। 10 नवंबर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया था। 9 नवंबर की बात करें तो नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 6 लोगों की बाकायदा मौत भी हो गई थी। 7 नवंबर को भी अफगानिस्तान में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि पिछले महीने की बात करें तो 10 अक्टूबर को 5.1 तीव्रता का भूकंप नेपाल में ही महसूस किया गया।
उधर बोलीविया में कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी है, जिसके बाद अब वहां के राष्ट्रपति सामने आए, लोगों से प्रदर्शन खत्म करने को लेकर आह्वान किया। बोलीविया में हिंसा उस समय भड़की जब सरकार ने राजकोषीय बजट बढ़ाने के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव दिया। इसके विरोध में विपक्ष के सांसद आंदोलन करने लगे। उसके बाद विपक्ष के सांसदों के समर्थन में लोग भी सड़क पर उतर आए। इस दौरान सांता क्रूज इलाके में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। बताया जा रहा है कि इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग मारे गए। इस हिंसक प्रदर्शन के कई वीडियो सामने आए, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस आंसू गैस भी छोड़ती हुई दिखाई दी। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने सरकारी इमारतों में आग लगा दी, जिससे आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी। बोलीविया में हिंसात्मक प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति लुइस सामने आए और लोगों को भरोसा देने के बाद उनसे प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले जल बोर्ड में घोटाले का मामला सामने आया है। दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ के घोटालों के आरोपों की जांच अब एंटी करप्शन ब्रांच ने शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले जल बोर्ड के अधिकारियों और बैंक अधिकारियों पर घपले का आरोप लगा है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने जल बोर्ड घोटाला मामले में सितंबर में मुख्य सचिव से जांच शुरू करने और केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला आखिर है क्या कुछ, तो समझिए। दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल सरकार के अधीन आता है, यानी कि दिल्ली सरकार के अधीन, और जिसके मंत्री खुद गोपाल राय हैं। ये मामला साल 2019 का है, जब 20 करोड़ रुपए के घोटाले और वित्तीय गबन की बात सामने आई थी 2019 में ही। दरअसल पानी के बिल का पैसा लोगों से तो वसूला गया, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों में ये पैसा जमा ही नहीं किया गया। आरोपों के बावजूद उपभोक्ताओं से चेक और नकदी वसूल करने वाली कंपनी का अनुबंध भी बढ़ा दिया गया। उधर बिहार के भागलपुर में एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। मामला शहर के आदमपुर चौक के पास का है, जहां एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई और काफी देर तक वो धूं-धूं कर जलता रहा। ट्रांसफार्मर से अचानक आग की लपटें निकलने से आसपास के घर में रहने वाले लोग डर गए, जिसके बाद आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटना से मोहल्ले वासियों में बिजली विभाग को लेकर गुस्सा दिखाई दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी जर्जर ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं किया गया। 4 साल से लिखित दिए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर बदलने का आग्रह कर चुके हैं। वहीं बिजली विभाग की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उनका घेराव कर विरोध जताया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों की फायरिंग में 2 मजदूर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि अनंतनाग के राख मोमिन इलाके में अचानक आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को टारगेट करके फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दोनों बुरी तरीके से जख्मी हुए। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करने के बाद आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। उधर तमिलनाडु के मयिलाडुतुरै में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव की तस्वीरें सामने आई। आसमानी आफत की वजह से लोगों के मकानों में भी बारिश का पानी घुस गया, जिसके बाद उन्हें रहने खाने पीने में दिक्कतें हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें पानी से लबालब भर गई, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होती हुई दिखाई दी। हालांकि जल जमाव वाली जगहों पर मशीनों से पानी भी निकाला गया। वहीं सिरकाली में समुद्र के किनारे भी मौसम की मार देखने को मिली, जहां बड़ी बड़ी नाव समुद्र किनारे खड़ी हुई दिखाई दी और पूरा इलाका सुनसान नजर आया। फिलहाल तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। उधर बीजेपी ने भी दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की। 18 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बीजेपी एमसीडी चुनाव में पूरी ताकत से उतरने जा रही है। 232 उम्मीदवारों में से 9 पूर्व मेयर को टिकट दिया गया, जबकि 52 पूर्व पार्षदों को दोबारा मैदान में उतारा गया है। तो तकरीबन सभी वर्गों का हमने ख्याल रखते हुए आज हमने लिस्ट जारी करी है और हमें पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद पिछले 3 बार से हम लोगों को मिलता हुआ आ रहा है, मुझे लगता है कि चौथी बार भी हम प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। और जिस प्रकार से जो ये लिस्ट आई है, लोगों में उत्साह है, कोई शक नहीं है कि हम चौथी बार भी जीतने जा रहे हैं। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी को जहां एक बार फिर से वापसी की उम्मीद है, तो वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी जीत के दावे लगातार किए जा रहे हैं।
रिजल्ट दिल्ली में एमसीडी के 250 सीटों पर 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को यानी कि 3 दिन बाद घोषित किए जाएंगे। इस बार एमसीडी में 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए बाकायदा आरक्षित की गई हैं, जबकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 50% सीटें एमसीडी चुनाव में आरक्षित की गई है। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी जारी की है अपनी 117 उम्मीदवारों की दूसरी और आखिरी सूची। इससे पहले पार्टी ने पहली लिस्ट में 134 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश के मुरैना में करोड़ों रुपए की कीमत के 2 भैंसे आकर्षण का केंद्र बन गए, जब उन्हें कृषि मेले में लोगों के सामने लाए गए, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान हर कोई युवराज और गोलू नाम के भैंसों के साथ तस्वीर खिंचवाने और सेल्फी लेने के लिए बेताब दिखाई दिया। भैंसे जिधर भी जाती भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ती। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित कृषि मेले में हरियाणा की इन 2 भैंसों को भी निमंत्रण भेजा गया था, जिनके मालिक उन्हें अपने साथ कृषि मेले में लेकर आए, जिन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। बताया गया कि युवराज भैंसे की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है, जिसकी सुरक्षा में करीब 10 लोग लगाए गए हैं। बाकायदा इन दोनों भैंसों को उनकी डाइट के हिसाब से खाने को दिया जाता है। लंबी कद और काठी के ये भैंसे अपने मालिक को हर महीने 12 लाख रुपए कमा कर देते हैं। चीन के हथियार बनाने वाली एक कंपनी ने मशीन गन से लैस रोबोट कुत्ते का एक वीडियो जारी किया, जिसे ड्रोन के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है और जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। हॉलीवुड की फिल्मों में रोबोट वॉर के कई नमूने पेश किए गए। इसी बीच चीन ने भी रोबोट युद्ध की तैयारी कर ली। चीन की प्राइवेट सेल ने कंपनियों ने एक भयानक नमूना दिखाया। एक वीडियो में दिखा कि रोबोट डॉग पर एक मशीन गन फिट की गई, जिसे ड्रोन के जरिए दुश्मन तक पहुंचाया जा सकता है। केस्ट्रल डिफेंस के एक वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट ने चीन के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो पर इस रोबोट कुत्ते का एक वीडियो जारी किया। वहीं दूसरे वीडियो में दिखा कि एक ड्रोन ने बिल्डिंग की छत पर कुत्ते की तरह दिखने वाले रोबोट को उतारा। इस रोबोट की पीठ पर बंदूक लगी हुई है। ये पहली बार नहीं है जब कंपनी ने ऐसा कोई वीडियो बनाया। अगस्त में एक वीडियो सामने आया था जिसमें रोबो डॉग दिखाया गया था। चीन ने इन रोबो डॉग का इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान लोगों तक अनाउंसमेंट करने के लिए भी किया था। हालांकि चीन से पहले अमेरिका में भी रोबोट डॉग बना लिया गया है, जिसे अमेरिकी कंपनी घोस्ट रोबोटिक्स ने पिछले साल दुनिया को दिखाया था। तेलंगाना में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया, जब सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के पास शेरला इलाके में 15 किलो आईईडी को नष्ट कर दिया। इसका वीडियो सामने आया। बताया गया कि पेट्रोलिंग करने वाली टीम को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने ये आईईडी लगाया था, जिसे पहले ही नष्ट कर दिया गया। गुजरात के जामनगर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबिक टीम ने एयर शो के दौरान दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, जिसमें कई हैरतअंगेज वीडियो भी सामने आए, जिसमें एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम ने हॉक MK-132 विमान से शानदार स्टंटबाजी का नजारा पेश किया। इसी बीच वायुसेना स्टेशन पर लड़ाकू विमानों की प्रदर्शनी देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस एयर शो में एक साथ 8 विमानों से हवाई करतब लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। इस दौरान वायुसेना के जवानों को पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरते हुए भी देखा गया। जामनगर में छात्रों के लिए आयोजित इस एयर शो में नई मिसाइलें, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसकी जानकारी छात्रों को भी दी गई। उधर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे और ये मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में भारत को हराकर फाइनल में पहुंची थी, जबकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। दोनों टीमें एक बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी हैं। वहीं मैच से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ट्वीट कर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले फाइनल मैच के लिए इंग्लैंड टीम को जीत की शुभकामनाएं दी। इसी बीच पाकिस्तान में भी जीत की दुआएं की जा रही हैं, क्योंकि 19 साल 1992 के वर्ल्ड कप का इतिहास दोहराने की उम्मीद है, जिसमें इंग्लैंड को हराकर पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में टाइगर ने एक बच्चे पर हमला बोल दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब बच्चा खेत में काम कर रहा था, तभी टाइगर ने उस पर हमला बोल दिया। इस घटना के बाद बच्चे के घर में मातम पसर गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस हमले में बच्चे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। या आप यहाँ पे आइए, कम से कम ये तो बताइए आके कि
आपने जो वादे किए थे कि हाँ हम इसको उठा लेंगे, इसको पकड़ लेंगे या जाल में करेंगे, जो भी करेंगे आप करिए तो आके यहाँ पे। बताया गया कि पिछले 6 महीने से दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से कई टाइगर भाग गए, जिसकी वजह से उसके आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। टाइगर पिछले 1 महीने में अब तक कई जानवरों के साथ साथ लोगों को निशाना बना चुके हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन को इस बात की कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उधर मिस्र के काहिरो में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। बेकाबू बस नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में जा गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन पुलिस के अधिकारी और मेडिकल स्टाफ पहुंच गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बस बेकाबू होकर नदी में जा गिरी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक बस में करीब 35 लोग सवार थे। उधर बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए। बरामद सभी पैकेज 2000 रुपए के हैं। ठाणे क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और नकली नोट छापने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया, जिनके पास से 2000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए, जिनकी कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस दौरान 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों आरोपी महाराष्ट्र के पालघर के रहने वाले हैं। कार में हमको 2000 चलनी कीमत की और 8 करोड़ की नोट मिली है। फिलहाल पुलिस नकली नोट छापने वाले गैंग से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। यूक्रेन ने रूस के एक विमान को गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस का ये विमान किसी बड़े हमले की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते यूक्रेन की सेना ने उस पर हमला कर दिया, जिससे विमान तबाह हो गया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का वीडियो जारी किया गया, जिसमें रूस के विमान से आग निकलती हुई दिखाई दी। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें उसके कई सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि यूक्रेन ने यह हमला कहां किया, किस इलाके में किया, इसकी जानकारी नहीं है। उधर चीन के कई प्रांतों में जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां मौसम विभाग की तरफ से खतरे की चेतावनी जारी की गई। लगातार हो रही बर्फबारी से कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया, जिससे वहां ठंड बढ़ गई। वहां से सामने आए वीडियो में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें और पेड़ बर्फ से ढके हुए नजर आए। यही नहीं, सड़कों पर भी बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गए, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में बर्फ को हटाने के लिए बर्फ हटाने वाली मशीन लगाई गई, जो सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने के काम में जुट गई, ताकि हाईवे को जल्द लोगों के लिए फिर से खोला जा सके। सड़क के अलावा वहां एयरपोर्ट पर भी खड़े हवाई जहाज पर बर्फ की खूबसूरत सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। शहर के कई इलाकों में बर्फबारी 5.6 मिलीमीटर तक पहुंच गई, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने लेवल 3 का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और भयंकर बर्फबारी हो सकती है। उधर उत्तराखंड के चमोली में लापसा मेले का आयोजन किया गया, जहां बर्फबारी के बाद भी लोग अपने आराध्य देव की पूजा करते हुए दिखाई दिए। जो तस्वीरें सामने आई वो भारत के सबसे अंतिम गांव माणा की है, जहां इस समय जमकर बर्फबारी हो रही है। इसके बाद भी मकान से बाहर निकलकर लोग लापसा मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अब केवल 7 दिन बचे हैं। ऐसे में माणा गाँव के लोग अपने आराध्य देव घंटा कर्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं। बताया गया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद अब सीधे अगले साल भगवान घंटा कर्ण की पूजा की जाएगी। इसके लिए लोग अपने गांव की खुशहाली और रक्षा की प्रार्थना के लिए अभी भगवान घंटा कर्ण की पूजा कर रहे हैं, और जिसके लिए लपास मेले का आयोजन किया गया। राजस्थान के जयपुर में व्यापारी से मारपीट की तस्वीरें सामने आई। बदमाशों ने मेडिकल स्टोर में घुस रहे 2 लोगों की बुरी तरीके से पिटाई की। साथ ही एक आदमी को तो अपने साथ ले गया, जबकि दूसरे को दुकान में बुरी तरीके से पीटा। बदमाशों के हमले की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें साफ नजर आया कि दुकान में आम दिनों की तरह सब कुछ सामान्य था। अचानक कुछ बदमाश दुकान पर आते हैं। इनमें से एक बदमाश दुकान के काउंटर पर चढ़ गया और आदमी को खींचकर पीटने लगा। नीचे खड़ा आदमी भी उसके साथ दिखाई दिया। इसी दौरान जब दुकान में खड़ा दूसरा आदमी कुछ बोला तो बदमाश ने पहले तो उसे लात मारी और फिर कुछ अन्य बदमाश भी दुकान में घुस गए और दोनों लोगों से बुरी तरह मारपीट करने लगे। इस बीच एक आदमी को कुछ बदमाश जबरन दुकान से निकालकर साथ ले गए। बताया गया कि उसे कुछ ही दूर पर छोड़ दिया गया।
उधर दुकान के अंदर मौजूद बदमाश लगातार आदमी से मारपीट करते रहे, जिससे उसे गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से ये मारपीट हुई। खबर है कि पीड़ित पक्ष ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है। उधर मुंबई के पास पालघर से खबर है, जहां पर बस डिपो में हुए एक हादसे में बच्चे की मौत हो गई। बस बैक करने के दौरान इस हादसे की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बता दें, ये हादसा 10 नवंबर की रात करीबन 8 बजे हुआ। डिपो में लगी ये बस पहले आगे बढ़ी और फिर इस बस को रिवर्स किया गया। जैसे ही ये बस पीछे की तरफ बढ़ी, बस का अगला हिस्सा इस दीवार से टकरा गया और ये दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। इस दीवार के पास एक बच्चा अपने परिजनों के साथ खड़ा था। दीवार गिरने से यह बच्चा मलबे में दब गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इस हादसे की तस्वीर डिपो में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें 2 लोग आपस में मारपीट करते हुए नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो लोग एक दूसरे पर हाथ छोड़ते रहे। इसी बीच एक ने ईंट उठा ली और दूसरे पर हमला करने की कोशिश की। तभी वहां मौजूद लोगों ने एक दोनों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि इस घटना में एक आदमी बुरी तरीके से घायल हो गया, जबकि दूसरे को मामूली चोट आई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया गया कि आपसी रंजिश की वजह से दोनों में मारपीट हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। कुत्ते के काटने से एक बकरी के बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद कुत्ते के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर बकरी के मालिक थाने पहुंच गए। ये अजीबोगरीब मामला जबलपुर के चरगवा थाने का है। दरअसल एक पालतू कुत्ते ने एक बकरी के बच्चे को अपना निशाना बना लिया। कुत्ते के काटने पर बकरी के बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद बकरी के मालिक शव को लेकर थाने पहुंचे और कुत्ते के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। दंपत्ति का कहना है कि बकरी का बच्चा घर में खेल रहा था। उसी बीच पास के रहने वाले टक्कल बर्मन की कुत्ते ने आकर उसे काट लिया और उसकी मौत हो गई। जब उसने इसकी शिकायत कुत्ते के मालिक से की तो वो भी झगड़ा करने लगा। फिलहाल पुलिस ने बकरी के बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक महिला और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दबंग 2 लोगों पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें 2 लोग लाठियां लेकर महिला की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए और जैसे ही वो उस महिला के पास पहुंचे, उस पर लाठियों से हमला करने लगे। हालांकि महिला ने मार से बचने के लिए इधर उधर हटने की कोशिश की, लेकिन दबंग उस पर लाठियां चलाते रहे। इसी बीच अपनी मां को बचाने के लिए उसका बेटा गया, जिसे भी दबंगों ने नहीं छोड़ा और उस पर भी लाठियों से हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन वो लोग पीट रहे लोगों को बचाने की बजाय खड़े होकर तमाशा देखते रहे। इस घटना में मां और बेटा घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया गया कि बच्चों के आपसी विवाद के चलते 2 परिवारों में कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई। उधर यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया, तो वहीं सुरक्षा कर्मियों ने मोटरसाइकिल से भाग रहे एक अपराधी को पकड़ लिया। बताया गया कि कैंपस में एक सेंटर के पास कुछ छात्र पढ़ रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के आए और उन्हें धमकाने लगे। हालांकि कुछ सीनियर छात्रों के विरोध करने के बाद दोनों लड़के वहां से भाग गए, लेकिन कुछ देर बाद दोनों लड़के मोटरसाइकिल से और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्हें देखते ही आरोपी लड़कों ने फायरिंग की और वहां से भागने लगे। इसी दौरान एक आरोपी तो फरार हो गया, लेकिन दूसरे आरोपी को सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया, जिसके पास से एक बैग में 24 से अधिक कारतूस और अवैध पिस्तौल बरामद हुई। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और आगे की जांच में जुट गई। और अब खबर राजस्थान के झुंझुनू से, जहां मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। यहां 2 गुटों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में दिखाई दिया कि खेत में लोगों की भीड़ जमा थी। ये लोग एक महिला को बुरी तरह मार रहे थे। इसी दौरान दूसरी महिला भी पहुंची और 2 लोगों ने उससे मारपीट की। लोगों ने महिला को गिराकर बुरी तरह पीटा। बताया गया कि 2 गुटों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस दौरान दोनों गुटों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों गुटों के लोग आमने सामने आ गए। पहले मामूली विवाद और कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बवाल बढ़ा तो एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट पर लाठी से हमला कर दिया।
बदमाशों ने महिलाओं पर लाठियों से वार किया। इससे 4 महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। परिवार के लोगों ने स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां से 2 महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए झुंझुनू रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया जिसका एक शादी समारोह के दौरान गोलीबारी करने का वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी ने एक के बाद एक बंदूक से 7 राउंड फायरिंग की। वीडियो में देखा कि शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी हो रही थी। इसी बीच एक आदमी ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और आसमान की तरफ फायरिंग करनी शुरू की। आरोपी की पहचान मोइन खान नाम के रूप में हुई है, जो श्रीनगर के पीर बाग इलाके का रहने वाला बताया गया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी मोइन को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के सतारा में एक आदमी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल घायल आदमी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना राजवाड़ा इलाके की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए। इन लोगों ने एक आदमी को गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात की तस्वीरें पास ही में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के फ्लोरिडा में निकोल तूफान ने जमकर तबाही मचाई। समुद्र तट के किनारे स्थित मकान इस तूफान की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीरों में लोग टूटे हुए मकानों से अपना सामान निकालते हुए दिखाई दिए। तो फ्लोरिडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए तूफान की वजह से किस तरीके से मकान टूट गए। कई मकान इसकी चपेट में आ गए। तबाही और बर्बादी का ये मंजर तूफान के बाद का देखिए। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों की फायरिंग में 2 मजदूर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि अनंतनाग के राख मोमिन इलाके में अचानक आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को टारगेट करके फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दोनों बुरी तरीके से जख्मी हो गए। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करने के बाद आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। तो कश्मीर के अनंतनाग में यह आतंकी हमला हुआ है। 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर यह हमला किया गया, जिसमें दोनों ही बुरी तरीके से जख्मी हो गए। दोनों मजदूर अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। उधर बोलीविया में कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी है, जिसके बाद अब वहां के राष्ट्रपति सामने आए, लोगों से प्रदर्शन को खत्म करने का आह्वान किया। बोलीविया में हिंसा उस समय भड़की जब सरकार ने राजकोषीय बजट बढ़ाने के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव दिया। इसके विरोध में विपक्ष के सांसद आंदोलन करने लगे। उसके बाद विपक्ष के सांसदों के समर्थन में लोग भी सड़क पर उतर आए। इस दौरान सांता क्रूज इलाके में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। बताया जा रहा है कि इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग मारे गए। इस हिंसक प्रदर्शन के कई वीडियो सामने आए, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस आंसू गैस भी छोड़ती हुई दिखाई दी। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने सरकारी इमारतों में आग लगा दी, जिससे आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी। बोलीविया में हिंसात्मक प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति लुइस सामने आए और लोगों को भरोसा देने के बाद उनसे प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले जल बोर्ड में घोटाले का मामला सामने आया। दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ के घोटाले के आरोपों की जांच एंटी करप्शन ब्रांच ने शुरू की। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले जल बोर्ड के अधिकारियों और बैंक अधिकारियों पर घपले का आरोप लगा है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने जल बोर्ड घोटाला मामले में सितंबर में मुख्य सचिव से जांच शुरू करने और केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल सरकार यानी कि दिल्ली सरकार के अधीन आती है, जिसके मंत्री खुद गोपाल राय हैं। ये मामला दरअसल साल 2019 का है, जब 20 करोड़ रुपए के घोटाले और वित्तीय गबन की बात सामने आई थी। दरअसल पानी के बिल का पैसा लोगों से तो वसूला गया, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों में जमा नहीं किया गया। आरोपों के बावजूद उपभोक्ताओं से चेक और नकदी वसूल करने के लिए कंपनी का अनुबंध बढ़ा दिया गया। उधर बीजेपी ने भी दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 232 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। 18 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बीजेपी एमसीडी चुनाव में पूरी ताकत से उतरने जा रही है। 232 उम्मीदवारों में से 9 पूर्व मेयर को टिकट दिया गया, जबकि 52 पूर्व पार्षदों को दोबारा मैदान में उतारा गया। तो तकरीबन सभी वर्गों का हमने ख्याल रखते हुए आज हमने लिस्ट जारी करी है और हमें पूरा यकीन है
कि जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद पिछले 3 बार से हम लोगों को मिलता हुआ आ रहा है, मुझे लगता है कि चौथी बार भी हम प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। और जिस प्रकार से जो ये लिस्ट आई है, लोगों में उत्साह है, कोई शक नहीं है कि हम चौथी बार भी जीतने जा रहे हैं। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी को जहां एक बार फिर से वापसी की उम्मीद है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी जीत के दावे किए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में एमसीडी की 250 सीटों पर 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। हालांकि इस बार एमसीडी में 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए भी इस बार 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 117 उम्मीदवारों की दूसरी और आखिरी सूची जारी की। इससे पहले पार्टी ने पहली लिस्ट में 134 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था।